1724 में निजामुल मुल्क आसफ जहां ने हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की नींव डाली और यह वैसे तो दिल्ली सरकार के अधीन ही था, परंतु व्यवहारिक तौर पर निजामुल मुल्क ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। और हैदराबाद राज्य के अधीन एक अन्य सूबा आता था कर्नाटक, जिसका नाम था, और यह कोरोमंडल और उसके कोरोमंडल तट और उसके पीछे की भूमि को उस समय कर्नाटक कहा जाता था। यह आज के कर्नाटक से भिन्न था। कोरोमंडल तट और उसके पीछे की भूमि वाला भाग ही उस समय कर्नाटक था। यह हैदराबाद के अधीन था और यहाँ का नायब सूबेदार हैदराबाद के सूबेदार द्वारा नियुक्त किया जाता था और कर्नाटक के नायब सूबेदार को नवाब कहा जाता था। परंतु जिस तरह से हैदराबाद दिल्ली सरकार से स्वतंत्र हो गया था, उसी प्रकार से कर्नाटक भी हैदराबाद से स्वतंत्र हो गया था। हैदराबाद राज्य की नींव निजामुल मुल्क आसफ जहां ने रखी थी और कर्नाटक राज्य की नींव सादतुल्ला खान ने रखी थी स्वतंत्र तौर पर। अब हम देखते हैं कि सादतुल्ला खान ने अपने उत्तराधिकार को घोषित करने में निजाम की कोई मंजूरी नहीं ली और अपना उत्तराधिकारी अपने भतीजे दोस्त अली को घोषित कर दिया। इस प्रकार से यहाँ पर स्थिति बनी हुई थी। अब हम देखते हैं कि दिल्ली में मुगल बैठे हुए हैं, परंतु वो काफी कमजोर हो गए हैं और राज्य उनसे स्वतंत्र हो रहे हैं और यहाँ पर मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह के पद पर बैठे हुए हैं। वहीं मराठे महाराष्ट्र में हैं और मराठों का आक्रमण 1741 में कर्नाटक पर होता है और दोस्त अली नवाब को मार डाला जाता है और दोस्त अली के दामाद चंदा साहब को मराठे बंदी बना लेते हैं। इसके बाद अनवरुद्दीन, जो दोस्त अली का पुत्र था, वो कर्नाटक का नवाब बन गया। इस अव्यवस्था की स्थिति में भी फ्रांसीसी कंपनी और अंग्रेज कंपनियां अपने काम में लगी हुई थी, अपने व्यापार में संलग्न थी। अंग्रेज इस समय मद्रास में कोरोमंडल तट पर स्थित थे, उनकी यहाँ पर कोठी थी और उनका गवर्नर निकोलस मार्च था। वहीं पौंडीचेरी में फ्रांसीसी अपनी कोठी बनाए हुए थे और यहाँ का गवर्नर डुप्ले था। अब लेकिन हम देखते हैं कि यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष होना शुरू हो जाता है। ऑस्ट्रिया का राजा की मृत्यु हो जाती है और ऑस्ट्रिया के राजा के कोई पुत्र नहीं था, उसकी एक पुत्री थी मेरिया थेरेसा, और इसके उत्तराधिकार को लेकर ही यूरोप में संघर्ष हो जाता है कि इसको शासक बनाया जाए या ना बनाया जाए। इसमें पड़ोसी राज्य भी शामिल हो गए। इसमें ब्रिटेन और फ्रांस भी आमने सामने आ गए। ब्रिटेन और फ्रांस में अमेरिकन उपनिवेश को लेकर भी झगड़ा हो रहा था। इस कारण से वहां का झगड़ा भारत में भी आ गया। ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार का युद्ध का विस्तार मात्र ही भारत में था कि यूरोपीय कंपनियां आपस में भिड़ गई और इसे ही हम कर्नाटक के प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। अंग्रेजों ने इस युद्ध की शुरुआत की। अंग्रेजों के जल सेना नायक बॉर्नेट ने अंग्रेजों के फ्रांसीसियों के कुछ युद्धपोतों को पकड़ लिया। तो इस अंग्रेज सेना नायक ने जब युद्धपोत फ्रांसीसियों को पकड़ लिए, तब डुप्ले ने नवाब का संरक्षण चाहा और नवाब की बात का अंग्रेजों ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए डुप्ले को मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर लाबुर्दिने को बुलाना पड़ा मदद के लिए और लाबुर्दिने 3000 सैनिकों का बेड़ा लेकर आया और उसने मद्रास को घेर लिया। लेकिन लाबुर्दिने का विचार फ्रोती लेकर वापस जाने का था, इसलिए लाबुर्दिने ने फ्रोती अंग्रेजों से ले ली 40,000 पाउंड की और 40,000 पाउंड लेकर वह फिर से मॉरिशस के लिए चला गया। परंतु डुप्ले महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, इसलिए उसने कर्नाटक के नवाब से बातचीत की और कहा कि मद्रास को जीत लेने के बाद वह मद्रास को कर्नाटक के नवाब को सौंप देगा। बस वह चाहता था कि कर्नाटक का नवाब इस मामले में हस्तक्षेप ना करे, इसलिए उसने कर्नाटक के नवाब से बात की। डुप्ले ने नवाब से बातचीत करने के बाद मद्रास को जीत लिया और मद्रास का घेरा बनाए रखा। अब अंग्रेज परेशान हो गए। अंग्रेजों ने परेशान होकर कर्नाटक के नवाब से बातचीत की और संरक्षण मांगा। कर्नाटक का नवाब भी इस बात से नाराज था कि डुप्ले ने वादा करने के बाद कि मद्रास को जीत लेने के बाद वह कर्नाटक के नवाब को सौंप देगा, लेकिन उसने कर्नाटक के नवाब को यह मद्रास नहीं सौंपा था। इसलिए कर्नाटक के नवाब ने डुप्ले से कहा कि वह मद्रास का घेरा हटा ले, परंतु डुप्ले ने फिर से कूटनीति का प्रयोग किया और कहा कि वह मद्रास को जीतने के बाद कर्नाटक के नवाब को सौंप देगा। पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को डुप्ले की बात का भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि वो पहले भी ऐसा कह चुका था। इसलिए उसने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 की सेना भेज दी। अब सेंट थोमे का युद्ध हुआ, इसे अडियार के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, और 1748 में यह युद्ध हुआ। एक तरफ से महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 की सेना थी, दूसरी ओर से फ्रांसीसी सेना नायक पैराडाइज के नेतृत्व में 230 फ्रांसीसी सैनिक और 700 भारतीय सैनिक थे। इन थोड़े से सेना ने पैराडाइज के नेतृत्व में महफूज खां को पराजित कर दिया। इस प्रकार से अब कर्नाटक का नवाब यहाँ पराजित हो गया। अब इसके साथ ही भारतीय राजनीति का खोखलापन भी स्पष्ट हो गया और यह स्पष्ट हो गया कि यूरोप की अनुशासित, संगठित और सुसज्जित उपकरण, अच्छे उपकरणों से सुसज्जित फौज भारतीय फौजों से, जो बड़ी बड़ी फौजें हैं, उन पर ज्यादा भारी पड़ती है और उनकी फौज ज्यादा अच्छी है। इस प्रकार से ये चीज
सामने आ गई। दूसरी ओर एला शापेल की संधि यूरोप में हो जाती है और ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध भी वहां पर समाप्त हो जाता है। जब ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो जाता तो भारत में भी कंपनियों ने झगड़ा बंद कर दिया, क्योंकि ये ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध का ही परिणाम भारत में भी देखने को मिला था। और इसमें अंग्रेजों को मद्रास वापस मिल गया और फ्रांसीसियों को अमेरिका में लुईबर्ग वापस मिल गया, और इस प्रकार से ये झगड़ा बराबरी के स्तर पर समाप्त हो गया। और यहाँ पर ये झगड़ा समाप्त हो जाने के बाद कंपनियां फिर से अपने अपने व्यापार में संलग्न होगी। लेकिन हम देखते हैं कि अगले ही वर्ष 1749 में फिर से युद्ध शुरू हो जाता है, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। और दोस्तों, तब तक के लिए